तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका मेंटर आकर्षित श्रीवास्तव और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, ठीक है, एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखो यार, हमने अभी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो मनी एंड क्रेडिट था, अभी लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में उसको खत्म कराया, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने फोर्थ चैप्टर के तरफ, ठीक है, जो कि सेकंड लास्ट है। ये हम टारगेट बैच के अंदर कवर करा रहे हैं। अगर आप भी क्लास 10 की पूरी प्रिपरेशन फ्री करना चाहते हैं, पूरी फ्री नोट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। देखो यार, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी होती हैं वो सब मैं नोट्स देता हूँ, ठीक है। सब एकदम एनसीईआरटी पॉइंटेड नोट्स रहती है, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी एकदम निचोड़ के जो निकला हुआ कॉन्सेप्ट रहता है ना, बस वो यहाँ पर रहता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है। तो तुम चाहो तो यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो, देख देख के। फ्री में है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाऊँ और फिर वहाँ पे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स रहेगी, आप पूरा पीडीएफ में अपने पास रख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। चलो ठीक है, बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो, मैं पहले ही बता दूं। ग्लोबलाइजेशन देखो एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जो कि सबको ग्लोबल करता है। ग्लोबल मतलब कनेक्ट करता है वर्ल्ड से। ग्लोबल मतलब होता है पूरा ग्लोब, वर्ल्ड। ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन को ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट होना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। देखो, मैं सिंपल भाषा में तुम्हें समझा दिया, बाकी देख लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में क्या दिया है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, इंटर कनेक्शन भी कह सकते हैं, बिटवीन कंट्रीज। वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उनका आपस में जुड़ना, ठीक है, और उस जिससे कि मूवमेंट हो सके, किसका? गुड्स का, अरे भाई सामान का हो सके, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही बिटवीन द कंट्रीज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लें तो यार, एप्पल मोबाइल है, ठीक है, एप्पल आईफोन होता है। अब आईफोन कहाँ का है? अमेरिका का है, लेकिन हमारे इंडिया में भी वो बिकता है, ठीक है। ये कनेक्शन क्या हुआ? इंडिया से अमेरिका के बीच में बना, क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन हुआ। यहाँ की चीज़ें वहाँ गई, वहाँ की चीज़ें यहाँ पर आई। जैसे हमारे इंडिया के वो क्या कहते हैं, सॉरी, स्पाइसेस जितने हैं वो सब बाहर कंट्री में जाते हैं। क्यों बाहर जा पाते हैं? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरा ग्लोबलाइज हो चुका है। हर जगह की चीज़ दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है। चाहे वो इंटरनेट से देख लो, चाहे सामान, चाहे सर्विस वगैरह, भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। सबसे बड़ा रोल आता है किसका? एमएनसी का आता है। एमएनसी क्या होती है? मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एग्जाम में डायरेक्टली कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं ना यार, इम्पैक्ट पूछा जाता है, की फीचर पूछा जाता है, रोल पूछा जाता है, ये सब मैं पहले से ही नोट्स में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, एमएनसी का रोल क्या था। एमएनसी जो है मेजर ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन के। भाई ग्लोबलाइजेशन एमएनसी की वजह से ही होता है। एमएनसी होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सॉरी मल्टीनेशनल कंपनी। क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी होती हैं उन्हीं को एमएनसीज कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका। आफ्टर दैट मैं तुमको बता दूं कि एमएनसी होता क्या है। देखो भाई, कोई भी अदर कंट्री की कंपनी जब दूसरे कंट्री में सेटअप होती है, कोई भी अदर कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में सेटअप होती है, जैसे फोर्ड मोटर्स यहाँ का नहीं है, ठीक है, बाहर कंट्री का है, तो फोर्ड मोटर्स जो है इंडिया में आता है और इंडिया में क्या करता है? अपनी गाड़ियाँ बनाता है, ठीक है। तो क्या हुआ? दूसरी कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में आती है और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ इन्वेस्ट करती है हमारे कंट्री में। चल, तो उन्हीं को एमएनसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएनसीज कहते हैं। इतना समझ में आया? इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड ऑपरेशन को, ये इंटरनेशनल प्रेजेंस मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, इंटरनेशनली एक बार कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम्पल में तुम्हारा एप्पल है, आईफोन एक्सेट्रा, ठीक है। एमएनसी जो होती हैं कंट्रोल करती हैं सिग्निफिकेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड सुने होंगे। फॉरेन ट्रेड मतलब जो दूसरी कंट्री से ट्रेड होता है उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगा हो, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? समझ लो, जितनी एमएनसीज होती हैं वो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करती हैं। कैसे? देखो, जब एमएनसी दूसरी कंट्री जाती हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं? वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान वो लोग बेचेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रेड हो गया, ठीक है, तुम्हारा ट्रेड हो गया। दो कंट्री के बीच के ट्रेड को ही फॉरेन ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरी कंट्री में जा करके हमने क्या इन्वेस्ट किया, वही होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अरे भाई, दूसरी कंपनी अगर यहाँ आई इंडिया में तो यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनाएगी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह देगी, तो सैलरी प्रोवाइड करेगी, तो इन्वेस्ट कर रही है ना यहाँ पर आकर। चलो, इससे क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, अगर डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर अगर एमएनसी वगैरह तुम सेटअप करते हो तो वहाँ का डेवलपमेंट फास्ट होता है, ठीक है। सिर्फ एमएनसी ही नहीं, अगर तुम्हारे सिर्फ अंडर योर कंट्री की बात हो रही हो, सिर्फ तुम्हारी कंट्री में देखा जाए, तो अगर अंडर डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर तुम क्या सेटअप कर दो? एमएनसी सेटअप कर दो। क्या सेटअप कर दो? एमएनसी। तो एमएनसी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मल्टीनेशनल है। चल, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर दो तो वहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेज होती है, जिसकी वजह से वहाँ की कंडीशन अच्छी हो जाती है। विलेज में ऐसा जरूर करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज दिल्ली वगैरह में है, विलेज वगैरह में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं की फीचर्स। क्या बता रहा है की फीचर्स? मतलब क्या क्या फीचर्स हैं एमएनसी के। देखो, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन लोकेशन इजी डेवलपिंग कंट्री। जितनी एमएनसी होती है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं,
वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो करती हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन में करती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन वाली लोकेशन पे करती हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज। देखो समझो बात को, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मतलब कि एक ऐसी जगह, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन लोकेशन का मतलब ये जो 4 वर्ड देख रहे हो इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह पर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं जहां से इनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, भाई डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा है भी नहीं तो उनके पास काम नहीं होगा, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट अभी चल रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो अगर हम जा करके उनके लिए एज अ वे काम करें कि आपकी कंट्री को डेवलप करेंगे, हम हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे आपको चीप लेबर मिल जाएगा, आपको सामान सारे चीप सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज लोगों का मोस्ट टारगेट रहता है MNC सेटअप करने के लिए, ठीक है। दूसरा देखो, सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ड्राइवन बाय MNC। देखो सब्सटेंशियल ट्रेड, देखो गुड्स और सर्विसेज में MNC जो होती है अपना ट्रेड करती है, ये तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया पॉइंट। चलो आगे देखो, ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड प्रोडक्शन सिस्टम। देखो जितनी MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी होती हैं, वो क्या करती हैं, ग्लोबली एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एप्पल आईफोन अगर इंडिया में आया या पाकिस्तान में गया अमेरिका से, तो क्या हुआ, ये कंट्रीज आपस में क्या हुई, कनेक्ट हुई। सैमसंग फ़ोन कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वो इंडिया में आया और अदर कंट्रीज़ में गया, तो क्या हुआ, कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हुई। MNC का काम ही यही होता है, ठीक है, इंटीग्रेट करना कंट्रीज़ को। आफ्टर दैट चलो ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आया, MNCs फॉर्म हुई जो कि इस ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाई। आफ्टर दैट क्या हुआ कि कोई कुछ उनके फीचर्स वगैरह हमने देखे डेवलपिंग कंट्रीज में, उन्होंने जा करके हेल्प आउट किया, चलो ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे थे ये, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, अरे भाई ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा ना, अच्छा बुरा। भाई तुम्हारा रिजल्ट अगर ख़राब आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है ना, अच्छा बुरा, ठीक है। तो वैसा ही देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो इम्पैक्ट क्या था ग्लोबलाइजेशन का पूरी दुनिया पे, एक्सपैंडेड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेशन। देखो अब देखो, इकोनॉमिक तौर पे, अर्थव्यवस्थिक तौर पे, मतलब इकोनॉमिक मतलब समझते हो ना, पैसे के तौर पे, पैसे फाइनेंशियल नीड के तौर पे जो कंट्रीज थी वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होने लगी, खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे कि भाई तुम मेरे यहाँ से कुछ सामान खरीद लो तो मेरे पास कुछ पैसा आ जाएगा, मैं थोड़ा तुम्हारे यहाँ से खरीद लूंगा तो तुम्हारे पास भी कुछ पैसा चला जाएगा, यानी पैसे के लिए एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो गया। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दूसरा पॉइंट देखो, फास्टर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। देखो बहुत ही तेजी से किसका फ्लो स्टार्ट हो गया भाई, गुड्स जाने लगे, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, सिल्क रूट याद है ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे अभी, चलो मैं पढ़ाऊंगा, देखना, गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर जाने लगा, ठीक है, ये चीज़ें होने लगी। आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स लिंकिंग मल्टीपल रीजन, ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई जो कि काफ़ी सारे रीजन को आपस में कनेक्ट कर रही थी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम अपने क्लास 10th में ही हिस्ट्री के बुक में चैप्टर नंबर 3 है जिसमें सिल्क रूट पढ़ोगे, तो सबसे अच्छा क्या कहते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन बनी थी जो कि सिल्क रूट, जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती थी। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आया।